हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री को और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। पिछली क्लास में आपको ध्यान हो तो हमने वेस्पर थ्योरी के बारे में आपको बताया था। आज वहीं से टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, यदि पिछली क्लास आपने अटेंड नहीं की है तो प्लीज पहले जाकर के इस चैप्टर की स्टार्टिंग से क्लास देखिए। अब देखिए, आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो वीडियो मिलेंगे एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉइंट, उससे आपकी चैप्टर के बारे में जो समझ की जो गहराई है वो बहुत बढ़ेगी। आपको काफी आसान लगने लगेंगे चैप्टर। और इसी के साथ यदि पीछे की चीजें आपको अच्छे से आएगी तो आगे के चैप्टर आपको और इजी लगेंगे। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि किसी भी बुक का एक पैटर्न होता है कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होते हैं वो एक प्रकार से बेस प्रोवाइड करते हैं आगे के चैप्टर्स के लिए। तो यदि वो सीक्वेंस आप फॉलो करें तो आपको सब्जेक्ट में कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो फिलहाल शुरू करते हैं। आज हमारा जो एनसीईआरटी का टॉपिक है वो एनसीईआरटी 4.5 टॉपिक है। हम पॉइंट टू पॉइंट करा रहे हैं प्यारे बच्चों एनसीईआरटी का। और यह जो टॉपिक है वो है संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसे हम वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। अभी तक हमने दो प्रकार की थ्योरीज को पढ़ा था। एक तो लुईस की थ्योरी, जिसे लुईस बिंदु सिद्धांत हम कहते थे, और दूसरी थ्योरी हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी जो कि पिछली क्लास में पढ़ी। दोनों थ्योरीज कुल मिलाकर के इस बात को हम कह सकते हैं स्पष्ट करने का प्रयास कर रही है। और वही सीक्वेंस इस थ्योरी में भी आएगा कि कोई भी अणु की संरचना को किस प्रकार से परिभाषित किया जाए, किस प्रकार से बताया जाए। तो हमने देखा था लुईस जो बिंदु संरचना थी, लुईस का जो सिद्धांत था, वह यह तो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता था कि किस प्रकार से किसी अणु के भीतर जो परमाणु होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन उनकी संरचना के बारे में, उनके आकृति के बारे में वो कोई ज्यादा जानकारी नहीं देता था। फिर वहीं पर हमारी वेस्पर थ्योरी आई जो हमने पिछली क्लास में करी थी। उस थ्योरी में हमने देखा था कि वेस्पर थ्योरी क्या होती थी, वो कहती थी कि जो किसी भी परमाणु के जो संयोजी कोश होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वहां इलेक्ट्रॉनों का युग्म के बीच में एक प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और उस प्रतिकर्षण बल के कारण कोई अणु अपनी आकृति को ग्रहण करता है। और काफी हद तक हम कह सकते हैं इसने भी काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया और काफी अच्छी हम कह सकते हैं इसका योगदान भी रहा। लेकिन वेस्पर थ्योरी व्याख्या तो करती है, लेकिन डीप जाकर के हमें यह नहीं बताती कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो तब वैज्ञानिक को एक और नई थ्योरी की आवश्यकता पड़ी, या आप कह सकते हैं कि उन्हीं थ्योरीज के पैरेलल एक और थ्योरी हमारी चल रही थी, जिसको कि हम कहते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत। और इसको हमने जो प्रस्तुत किया था वो हाइटलर तथा, लिख भी लेते हैं, हाइटलर तथा लंदन ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया तथा इसे एक वैज्ञानिक थे पॉलिंग ने विकसित किया। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि यह जो सिद्धांत है यह भी इस बात की व्याख्या करने का प्रयास करता है। हम कह सकते हैं पिछली दो थ्योरीज की तुलना में यह काफी अधिक सफल भी हुआ है इन बातों को बताने के लिए कि किसी भी अणु की संरचना जो होती है वह उसकी आकृति, उसको एक्सप्लेनेशन देने में हम कह सकते हैं इस थ्योरी का उपयोग किया गया। अब बात आती है कि किसने दी, ये तो हमने जान लिया कि हाइटलर तथा लंदन ने प्रस्तुत किया था, जिसको कि पॉलिंग ने क्या करा था, इसका विकास किया था। यह किस सिद्धांत पर आधारित है, पहले इंपॉर्टेंट बात तो ध्यान रखिएगा, यह क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह एक इंपॉर्टेंट बात है कि यह क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। अब आप कहेंगे सर ये क्वांटम फिजिक्स क्या होता है। प्यारे बच्चों, क्लास 12th में तो आप देखेंगे इसके डिटेल में इसके बारे में पूरा एक चैप्टर है क्वांटम फिजिक्स का। फिलहाल मैं यहां आपको इतना बताना चाहूंगा कि जितनी भी हमारी वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं, जैसे हमारा सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है उसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। और ये क्या है, एक तरंग है, वेव्स हैं। और फिजिक्स में हम दो प्रकार की बातें करते हैं, एक करते तरंगों की बातें, एक करते कणों की बातें। तो क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि ये जो तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जैसे कि प्रकाश हो गया या सूर्य से आने वाली जो भी तरंगे हैं,
तो क्वांटम फिजिक्स का यह मानना है कि यह तरंगें छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई हैं, और एक छोटे से कण को, यानी कि प्रकाश के तरंग के एक छोटे से कण को उसने एक नाम दिया जिसे हम कहते हैं क्वांटम। और उस क्वांटम के अंदर क्या होता है? उस क्वांटम के अंदर होती है ऊर्जा। तो इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है, जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों को यह माना जाता है कि वह क्वांटम के रूप में छोटे छोटे कणों के रूप में आगे बढ़ रही है। और इस थ्योरी को दिया गया था, प्लांक द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। तो फिलहाल मेरे को लग रहा है यहां आपका इतना काम चल जाएगा कि क्वांटम फिजिक्स क्या होती है। अब बात आती है कि आखिर ये संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है। संयोजकता आबंध सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो कि परमाणु कक्षकों के, परमाणु कक्षक क्या होते हैं, हमने आपको पीछे आपको बात समझाई थी। एक तो होता है किसी परमाणु का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरीके का है। एक तो पहले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक्सप्लेन भी कर देते हैं। मान लेते हैं मैं यहां पर ले लेता हूं, मान लेते हैं ऑक्सीजन का ले लेता हूं, आगे हमारा काम भी आ जाएगा। ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक Z हम जानते हैं ऑक्सीजन का होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 2,6। तो एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस प्रकार से लिखने का तरीका है जिसमें हम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस प्रकार से लिखते हैं। और एक दूसरा इसी का एक और तरीका होता है जिसको हम ऐसे लिखते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कक्षकों के रूप में लिखा जाता है। वो होता है हमारे 1s2, फिर लिखा जाता है 2s2 और 2p4, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये कक्षकों के रूप में रिप्रेजेंटेशन है। तो जो हमारा संयोजकता आबंध सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा, यह तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होता है, पहली बात। दूसरा, यह तत्वों के हम कह सकते हैं जो कक्षक होते हैं उन कक्षकों की थ्योरी पर आधारित होता है। तीसरी बात, यह कक्षकों के अति व्यापन पर, जिसे ओवरलैपिंग कहा जाता है इंग्लिश में, उस पर आधारित होता है। चौथा, हम कह सकते हैं यह कक्षकों के जैसे सुपरपोजिशन जिसे कहते हैं, यानी कि अध्यारोपण, उस पर आधारित होता है। और साथ ही हम कह सकते हैं ये कक्षकों के संकरण पर भी आधारित होता है। अब आप कहेंगे संकरण क्या हुआ, जिसे इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, यानी कि कक्षकों की एक उन्नत स्थिति। उन्नत भी क्या, यदि एक से अधिक कक्षक आपस में मिल जाएं और मिल करके उसी एनर्जी लेवल का एक नए कक्षक का निर्माण कर दे, तो उस कक्षक को हम संकर कक्षक कहते हैं। संकर मतलब एक नए प्रकार का, एक हाइब्रिड फॉर्म किसकी, कक्षक की। तो ये सब बातें क्या होती हैं, इसके आधार पर संयोजकता आबंध सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है। तो एक मोटी मोटी बात लिख लेते हैं, हम लिखते हैं यह सिद्धांत तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉमा, हम लिख सकते हैं परमाणु के कक्षकों के अतिव्यापन, इस अतिव्यापन को जिसे ओवरलैपिंग कहते हैं, इसे डिटेल में हमने यहां पर पढ़ेंगे। यह अतिव्यापन पर, सेकंड हम कह सकते हैं अध्यारोपण पर। अध्यारोपण आपका फिजिक्स में भी आता है। फिजिक्स में तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत आता है, जहां दो तरंगें आपस में मिलती है और उनसे हम कहते हैं नई तरंगों का निर्माण होता है। तो यह हमारा गया अतिव्यापन हो गया, अध्यारोपण हो गया, तथा कक्षकों के संकरण यानी जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, के संकरण पर आधारित है। तो मेन बात हमने यहां यह समझी कि यह सिद्धांत क्यों आया, क्योंकि पीछे के दो थ्योरी, एक वेस्पर थ्योरी, दूसरी हमने कहा था लुईस बिंदु, जो हमारा सिद्धांत था, वह सिद्धांत किसी अणु की पूर्ण रूप से व्याख्या करने में असफल रहा, पहली बात। दूसरी बात, किसने प्रस्तुत किया, हमने कहा हाइटलर लंदन प्रस्तुत करा, जबकि इसका विकास पॉलिंग ने किया। किस सिद्धांत पर आधारित है, बहुत बार पूछ लिया जाता है 1 नंबर के मार्क्स में कि यह सिद्धांत मूलतः किस सिद्धांत पर आधारित है। ये तो ये क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत पर आधारित है। फोर्थ बात कि यह आखिर काम कैसे करता है, तो यह काम करने का इसका तरीका है कि यह सिद्धांत तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणुओं के कक्षकों के, उनके अतिव्यापन, अध्यारोपण तथा कक्षकों के संकरण पर आधारित है। यह जो हमारा सिद्धांत है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम यहां पर समझते हैं कि आखिर किस प्रकार से यह सिद्धांत काम करेगा। तो इसको एक्सप्लेन बड़े अच्छे तरीके से किया गया है। हमने कहा दो हमने
हाइड्रोजन के परमाणु लिए, एक ले लिया Ha और दूसरा परमाणु ले लिया Hb। आप जानते हैं हाइड्रोजन का जो परमाणु होते हैं, दो परमाणु आपस में मिलकर के हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण करते हैं। अब आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि अतिव्यापन, कक्षकों का अतिव्यापन केवल और केवल तभी होगा यदि वह कक्षक अपूर्ण होंगे, पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं होंगे, तभी कक्षकों का क्या होगा, अतिव्यापन होगा। यहां हमने शब्द बोला है अतिव्यापन, जिसे ओवरलैपिंग कहते हैं। तो किस प्रकार से ये होता है, थोड़ा सा यहां पर हम आइडिया लेंगे। हमने कहा एक हमारे पास हाइड्रोजन का परमाणु है Ha, दूसरा है B परमाणु Hb। अब हम कहते हैं ये हाइड्रोजन का मान लेते हैं न्यूक्लियस है, ये Ha है, Ha का न्यूक्लियस है, और इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यानी कि जिसे हम Ea से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर है। ठीक इसी प्रकार से हम कहते हैं कि यहां पर एक दूसरा परमाणु हमने ले लिया और उसका न्यूक्लियस को इसी प्रकार से प्लस, ये हमारा है Hb का, हम कह सकते हैं नाभिक है, और इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर है और इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं Eb से। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ रही होगी। आप जानते हैं कि प्रारंभ में, शुरुआत में, जब ये दोनों परमाणु एक दूसरे के समीप नहीं आए होंगे, Ha का जो नाभिक है, यानी कि हाइड्रोजन का जो हम A नाम से जो परमाणु ले रहे हैं, उसका इलेक्ट्रॉन है Ea। तो इन दोनों के बीच में कैसा बल कार्य कर रहा होगा, इन दोनों के बीच में बल कार्य कर रहा होगा आकर्षण बल। यानी कि ये जो बल है इसको डॉट डॉट से प्रदर्शित कर रहे हैं, इस तरीके से इसमें रेखा लगा रहे हैं, यानी कि यह दोनों क्या है, एक दूसरे की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। जाते नहीं है, लेकिन हम जाते हैं, इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है। ठीक इसी प्रकार से Hb जो परमाणु है, उसके नाभिक और उसके इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में भी हम क्या कहते हैं कि एक आकर्षण बल लग रहा है, ये भी एक दूसरे के समीप जाते हैं। लेकिन जब Ha परमाणु Hb परमाणु के समीप आता है तो अब नए प्रकार के बलों का निर्माण होता है। कौन कौन से बल होते हैं ये भी समझ लीजिए। पहला है कि Ea तथा Hb के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, ये आकर्षण बल है, यानी कि इस दिशा में खींचने का प्रयास कर रहा है और ये इस दिशा में चलने का प्रयास कर रहा है। और दूसरा आकर्षण बल यहां पे लगेगा Ha तथा Eb के बीच में, इसमें भी आकर्षण बल लगेगा, इसकी दिशा भी इस प्रकार से होगी। यदि तीर एक दूसरे की तरफ है तो इसका मतलब है यह आकर्षित हो रहे हैं। अब प्रतिकर्षण का क्या रूप होगा, प्रतिकर्षण जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, Eb के बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। इसकी दिशा क्या होगी, ये इसको इधर धक्का मारेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को नीचे की ओर धक्का मारेगा, तो ये इस प्रकार से आ गया। तो ये हमारा क्या है, प्रतिकर्षण बल। इसी प्रकार से इन दोनों नाभिकों के बीच में भी जो बल लगेगा वो कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ये इधर धक्का मारेगा, ये इधर धक्का मारेगा। तो मुझे लग रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। चाहे तो लिख सकते हैं लगने वाले बल, लगने वाले बल कौन कौन से। पहली चर्चा हम करते हैं आकर्षण बलों की। आकर्षण बल, तो आकर्षण बल क्या हुए, हमने कहा ये Ha है, तो Ha तथा Eb के बीच में आया, पहला आकर्षण बल कार्य कर रहा है। दूसरा आकर्षण बल कार्य कर रहा है जिसको हम कहते हैं Hb तथा Ea के बीच में, Hb तथा Ea के बीच में। यह है Ha और Eb, यानी कि पहले A वाले हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक तथा B वाले हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। एक धनावेश एक ऋणावेश है, यही काम होगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरे वाले जो हाइड्रोजन का परमाणु है B, उसके नाभिक तथा पहले वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के बीच में भी आकर्षण बल कार्य करेगा, तो ये आकर्षण बल हो गए। प्रतिकर्षण बल कौन से हुए, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल हुए। पहला देखिए Ea तथा Eb के बीच में, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल, यानी कि Ea तथा Eb के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है। और दूसरा प्रतिकर्षण लग रहा है नाभिकों के बीच में, जिसे हम कहते हैं Ha तथा Hb के बीच में क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यहां पर हमने नए बलों की चर्चा करी है प्यारे बच्चों। ये पुराने बल जो हमने काले रंग से बनाए थे, ब्लैक स्केच से बनाए थे, वो अब काम नहीं कर रहे हैं। पुराने बलों को हम कह सकते हैं क्षीण पड़ रहे हैं और नए बलों का विकास हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन के परमाणु Ha तथा Hb एक दूसरे के समीप आ गए। अब समीप आएंगे तो क्या होगा, जब समीप ये आते हैं, जैसे जैसे जब शुरुआत में जब ये अलग अलग होते हैं तो इनके बीच हम कहते हैं दूरी जब ज्यादा है तो इनकी ऊर्जाएं ज्यादा होती हैं।
लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे के समीप आते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं इन बलों के द्वारा, वैसे वैसे इनकी ऊर्जाएं घटती चली जाती है। और यदि इनमें अतिव्यापन होता है, ओवरलैपिंग होती है, तो हम कहते हैं यह क्या हो जाते हैं, इनकी ऊर्जा बहुत तेजी से घट जाती है। तो इस चीज को यदि हम यहां प्रदर्शित करें तो किस प्रकार से करेंगे, यहीं पर हम कहते हैं कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, एक डायग्राम से मैं यहां पर बना रहा हूं आपको। हमने कहा ये एक डायग्राम है, ये हमारी है दूरी, यहां लिख सकते हैं परमाणुओं के बीच की दूरी इस दिशा में ये बढ़ रही है, और यह हमारी प्रदर्शित कर रही है किसको, ऊर्जा को। तो प्रारंभ में मान लेते हैं ऊर्जा शून्य रही होगी, ये 0 स्टेज की ऊर्जा है। अब इस स्थिति में हमने कहा एक ये हमारे पास था, ये हमारा था HA और ये वाला हमारा था HB। ये एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पर थे, काफी दूरी पर थे, तो हम कह सकते हैं इनकी ऊर्जाएं क्या थी, काफी ज्यादा। और ऊर्जाएं यही 0 लेवल पे हम मान के चल रहे हैं, इनकी ऊर्जाएं ये थी। अब जब ये एक दूसरे के पास आएंगे, पास ये इस तरीके से आ गए, ये यहां पर आ गया, ये थोड़ा एक दूसरे के पास आ गया, ये है HA और ये है HB। जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो जैसे जैसे समीप आएंगे वैसे वैसे इनकी ऊर्जा घटती चली जाती है। और जब ये ओवरलैप करेंगे, यानी कि ओवरलैप मतलब ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, HA HB आपस में मिल जाएंगे, H और H मिलते हैं तो आप जानते हैं हाइड्रोजन का अणु बनता है H2। जब ये इसका निर्माण करेंगे तो इनकी जो ऊर्जाएं होती हैं वो न्यूनतम हो जाती है। तो यहां से आपको क्या पता चला, यहां से पता चला कि जब तक कोई परमाणु स्वतंत्र अवस्था में होता है उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। जैसे वो किसी दूसरे परमाणु के समीप आकर के उससे अतिव्यापन करके उससे किसी प्रकार का बंध बना करके जुड़ता है, ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है, कम हो जाती है। और इस स्थिति में इनकी जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा का मान होता है 435.8 किलो जूल पर मोल। और इसे आप चाहें तो इसको वियोजन ऊर्जा भी कह सकते हैं, आबंध एंथैल्पी यानी कि आबंध ऊर्जा, अथवा इसे वियोजन आबंध ऊर्जा भी कह सकते हैं। वियोजन आबंध ऊर्जा का अर्थ क्या हुआ कि यदि एक हाइड्रोजन के अणु को यदि अलग अलग कर दिया जाए तो उसके लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक मोल के, उस ऊर्जा को हम कहते हैं वियोजन आबंध ऊर्जा, वियोजन आबंध एंथैल्पी। इक्वेशन से बता सकते हैं, यह हमने कहा H2 है, यह परिवर्तित हो रहा है किस रूप में, H प्लस H के रूप में। तो इसको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, 435.8 किलो जूल पर मोल। पर मोल का अर्थ है कि एक मोल H2 अणुओं को H तथा H में परिवर्तित करने के लिए उनके, हम कह सकते हैं जो परमाणु हैं जिनसे मिलकर के वो अणु बना है, उनको अलग अलग करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, 435.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो मुझे लग रहा है यह बात समझ में आ गई होगी। अब आप समझ सकते हैं कि सामान्यतः कोई भी जो अणु होता है वो स्वतः ही अलग क्यों नहीं होते, क्योंकि इस H2 अणु को यदि H और H में परिवर्तित करना है, इनके अणुओं को, परमाणुओं को अलग अलग करना है, तो आपको इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। इतनी ऊर्जा ये अणु स्वतः ही कहीं से ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए यह इसी स्थिति में बने हुए रहते हैं। और यह इनकी कैसी अवस्था होती है, स्थायी अवस्था होती है। वो तो यदि आप चाहते हो कि उसको किसी कारण से अलग कर दिया जाए तब आपको वियोजन आबंध एंथैल्पी, वियोजन आबंध ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब ये इस रूप में क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। तो यह तो हमने बताया कि किस प्रकार से एक दूसरे के समीप आते हैं तो इनकी ऊर्जाएं क्या होती है, घटती हैं। अब आप यहां पर एक बात और समझिए, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों लग रहे हैं, लेकिन यह स्थायी अवस्था में कब पहुंचेगा, ये कितना एक दूसरे पर उसके समीप आएंगे, यह उतने एक दूसरे के समीप आएंगे कि जब आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल एक दूसरे के बराबर हो जाए। लिख भी लेते हैं, HA तथा HB एक दूसरे के इतने करीब आते हैं कि इनके बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल
बराबर हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और जब बराबर हो जाएंगे तो ऊर्जा क्या हो जाएगी? न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम। और ये हमारा अणु क्या हो जाएगा? स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेगा। क्या होगा? अणु स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेगा। जब हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ऊर्जा जितनी कम होती है किसी अणु की, परमाणु की, वो उतनी ज्यादा स्थायित्व को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हम बेसिक चीजों को समझ सकते हैं किसकी? संयोजकता आबंध सिद्धांत की। तो आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं कि जो हम कहते थे कि संयोजकता जो सिद्धांत हमारा होता है, संयोजकता आबंध सिद्धांत, वह उसका जो पहली प्रॉपर्टी थी वह था कक्षकों का अतिव्यापन। और यही हमारा पहला टॉपिक है कि एनसीईआरटी का 4.5.1 कक्षक अतिव्यापन अवधारणा। अब समझिए कक्षक अतिव्यापन अवधारणा क्या होती है। हम जानते हैं कि जो कक्षक होते हैं हमारे पास, फिलहाल हमने 4 प्रकार के कक्षकों की चर्चा करी थी जब पिछले चैप्टर आपको पढ़ाया था। वहां था एस, पी, डी तथा एफ। इनमें हम कह सकते हैं कि जो हमारे कक्षक, जैसे एस में हमारा 1 कक्षक होता था, पी में हमारे 3 कक्षक होते थे, डी में 5 कक्षक होते थे, और एफ में हम जानते हैं 7 कक्षक होते थे। और एक कक्षक में आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कक्षक यदि पूर्ण रूप से भरा हो तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यदि वो अधूरा होगा तो निश्चित रूप से वह कोशिश करेगा अपने कक्षक को पूर्ण करने की। और कक्षक को पूर्ण करने के लिए वो क्या करेगा? बॉन्डिंग बनाएगा। तो किस प्रकार से कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा आबंधों का निर्माण होता है, इसी बात को हमने समझना है। तो सबसे पहली बात आ रही, कक्षक अतिव्यापन अवधारणा क्या है। इसके अनुसार कोई 2 कक्षक आपस में कह सकते हैं कि अतिव्यापित होते हैं। अब अतिव्यापित कैसे होंगे इसको समझ लेते हैं। हमने कहा कि यहां पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और ये हम एग्जाम्पल दोबारा से H2 का ले रहे हैं। अब H2 के कक्षक को समझिए। H का जो परमाणु क्रमांक होता है Z, वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा, और उसको हम लिखते हैं 1s1। इस प्रकार से लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका अर्थ है कि यदि मैं एक हाइड्रोजन बनाऊं तो ये हमारे पास पहला हाइड्रोजन आ गया, और उसका नाभिक हमने इस प्रकार से बना लिया, और ये इसका क्या है? कक्षक है। यह हमारा कक्षक है, और यहां पर क्या है? इसका एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर हम दूसरा एक हाइड्रोजन का परमाणु ले रहे हैं, ये इसका नाभिक हो गया, और यह हमारा क्या हो गया? इसका, इस प्रकार से इसकी पहला कक्षक हो गया, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया ये। अब आप जानते हैं एस कक्षक को पूर्ण रूप से भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। यदि इसको रिप्रेजेंट किया जाए बॉक्स के रूप में तो ये इस प्रकार से आएगा। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है? रिक्त, कक्षक को पूर्ण रूप से भरने के लिए। तो ये कोशिश करता है कि अपने कक्षक को पूर्ण रूप से भरने के लिए प्रयास करेगा और अतिव्यापन करेगा। अतिव्यापन कैसे? कि यह हाइड्रोजन परमाणु इस हाइड्रोजन परमाणु के समीप आएगा। अभी आपको बताया है कि इस स्थिति में जब ये अलग अलग हैं हाइड्रोजन के परमाणु, इनकी ऊर्जा है काफी ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे के समीप आते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इनकी ऊर्जा घटती चली जाती है। और जब ये संयुक्त होते हैं, अतिव्यापित होते हैं, उस समय इनकी ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, जिसके कारण हम कहते हैं कि यह कैसी स्थिति में पहुंच के? स्थायी अवस्था में पहुंच गए, क्योंकि ऊर्जा क्या हो गई? न्यूनतम होगी। अब अतिव्यापन कैसे होगा? जब ये एक दूसरे के समीप आएंगे तो ये इस प्रकार से होंगे। ये इसका न्यूक्लियस है, और ये हम दूसरा वाला बना लेते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, इस वाले का। अब ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखिए यहां पर आ गए। इसका यहां पर, इस वाले का यहां पहुंच गया, इसका वाले का यहां पहुंच गया। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, यह वाला एरिया है, यह अतिव्यापित क्षेत्र, जिसमें कि पहले हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन का जो हम कह सकते हैं कक्षक है, वो अतिव्यापित हो गया दूसरे हाइड्रोजन के कक्षक के साथ। अब ये दोनों आपस में मिल गए तो हम कह सकते हैं इनका जो कक्षक थे वो पूर्ण हो गए। यही तो कक्षक चाह रहे थे, ये इस तरीके से पूर्ण हो गए। अब दूसरी बात आपको एक और समझनी है। हमने जब sp-df कक्षकों के बारे में आपको बताया था, तो बताया था s कक्षक जो होते हैं वो होते हैं गोलाकार, p कक्षक डबल डंबल वाले होते हैं। तो उसी थ्योरी के बेस्ड में हम आगे क्या करेंगे? इसकी पूरी की पूरी चर्चा करेंगे अतिव्यापन की। तो फिलहाल आपको यह समझना है कि यह हमारे पास एक हाइड्रोजन का परमाणु था, यह दूसरा था, ये एक दूसरे के समीप आ गए HH, और क्या बना दिया इन्होंने? H2 का निर्माण कर दिया।
तो ये जो हमारा क्षेत्र है यही हमारा अतिव्यापित क्षेत्र कहलाता है। और इसी प्रकार से क्या होता है, कक्षकों का अतिव्यापन घटित होता है, यह संभव हो पाता है। मुझे लग रहा है यह बात समझ में आ गई होगी। अब यहीं पर हम एक दूसरी चीज समझते हैं जिसे हम कहते हैं, अगला टॉपिक है एनसीईआरटी का 4.5.2, जिसे हम कहते हैं आबंधों का दिशात्मक गुणधर्म। आबंधों का दिशात्मक गुणधर्म। अब दिशात्मक गुणधर्म का क्या अर्थ हुआ? हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं मुख्य रूप से सहसंयोजक आबंधों की। ये पूरी की पूरी जो थ्योरी हमारी चल रही है ये सहसंयोजक आबंधों की चल रही है। तो ध्यान रखना, सहसंयोजक जो आबंध बनते हैं, कोवेलेंट जो बॉन्ड बनते हैं, वह दिशा पर, डायरेक्शन पर निर्भर करते हैं, जबकि जो हमारे वैद्युत संयोजक बंध होते हैं वो दिशा पर निर्भर नहीं करते। तो मैं इस बात को लिख रहा हूं, सहसंयोजक बंध दिशा पर निर्भर करते हैं, जबकि वैद्युत संयोजक बंध इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वैद्युत संयोजक बंध दिशा पर निर्भर नहीं करते। अब क्यों नहीं करते ये समझ लीजिए। हमने काफी अच्छा एग्जांपल वहां पर लिया था वैद्युत संयोजक बंधों में, जिसे हम सोडियम क्लोराइड का बंध कहते थे। उसमें आपको ध्यान हो, सोडियम हमारा क्या होता था, धनात्मक, और इसके समीप कौन आएंगे, इसके समीप आएंगे क्लोरीन के या क्लोराइड के आयन, जो कि हमारे इस प्रकार से होते हैं। तो ये दिशा पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसका, ये किसी भी दिशा से आकर के इसको घेर सकते हैं, इसमें दिशा का फर्क नहीं है। लेकिन सहसंयोजक बंधों पे दिशा का प्रभाव पड़ता है। अभी हम जो अगला अपना टॉपिक लेंगे उसमें इस बात को पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। यदि दिशा बदल गई तो सहसंयोजक बंध की हम कह सकते हैं प्रवृत्ति भी बदल सकती है, उसका परिणाम भी बदल सकता है, और हो सकता है सहसंयोजक बंध का निर्माण ही ना हो। तो एक विशेष दिशा में ही सहसंयोजक बंध क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस चीज को भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब यदि यहां पर हम एक्सप्लेन करें इस थ्योरी को, जैसे कि अब हम अगला ले लेते हैं। पहले तो ये हमारा 4.5.3, जिसे हम कहते हैं परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। ये एनसीईआरटी ने अलग अलग पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट दे रखे हैं, इसलिए मैं पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूं कि आपको बीच में बाद में ना लगे कोई चीज छूट गई है पूरी की पूरी एक चीज फ्लो में ही चल रही है, एक सीक्वेंस में ही चल रही है। जो अगला टॉपिक है यह है परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। अब समझते हैं अतिव्यापन होगा कैसे। जब मैं सबसे पहले एस कक्षकों की बात करूं, मैं कहूं एस कक्षकों में, तो एक्स कक्षकों में अतिव्यापन किस प्रकार से होगा। यह हमारा पहला एक एस कक्षक क्या होते हैं, ऑर्बिटल जो हमारे होते हैं वो गोलाकार होते हैं। तो ये तो सीधे सीधे इस प्रकार से क्या कर लेंगे, अतिव्यापन कर लेंगे। ये धनात्मक, ये धनात्मक, तो इनमें क्या हो गया, ये वाला अतिव्यापन हो गया। अब यदि पी कक्षकों पे अतिव्यापन की बात करें तो यहां पर हमको ये भी बात पता चलती है कि किस प्रकार से वो दिशा पर निर्भर करते हैं। अब पी कक्षक का अतिव्यापन किस प्रकार से होगा, पी कक्षक किस प्रकार से होता है, हमने कहा ये इस प्रकार से होते हैं। यहां पर बना लेते हैं, चलिए ये इस प्रकार से बना दिए। एक क्षेत्र इसका डंबल धनात्मक आवेश को प्रदर्शित करता है, एक ऋणात्मक। पर यहां पर एक बात और है, ये जो प्लस और माइनस है ये आवेश को नहीं दर्शा रहे हैं हम, क्योंकि एक ये प्रैक्टिस में है कि अभी तक हम धन आवेश, इलेक्ट्रॉन और नाभिकों की बात कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि ये धन आवेश ऋण आवेश है, लेकिन ये धन आवेश ऋण आवेश बिल्कुल नहीं है। यह क्या है, जब एक वेव चलती है तो ये वेव की किसी एक दिशा में उसकी स्थिति को प्रकट करते हैं। कैसे, इसको भी समझ लीजिए। मान लेते हैं मेरे पास कोई एक अक्ष बना लेता हूं, चलिए मैं यहां पर मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। हमने कहा कोई एक जो पी कक्षक है, ये हमारा है पी कक्षक। इस कक्षक को मैं यहां पर बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, ये इस तरीके से बनेगा, ये बना दिया। तो ये
इस वाले कक्षक से ऊपर जो ये होता है, ये y, ये हमारा होता है धनात्मक, और इस s कक्षक के नीचे जो ये वाला हिस्सा होता है, ये होता है माइनस y। तो इसका ऊपर वाला हिस्सा धनात्मक को प्रदर्शित कर रहा है, नीचे वाला हिस्सा माइनस y अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। कहने का अर्थ है कि किसी एक ज्यामिति में, किसी एक अक्ष पर एक सिरा किसी धनात्मक स्थिति में रहता है और दूसरा सिरा ऋणात्मक स्थिति में रहता है। स्थिति की बात हो रही है प्यारे बच्चों। यदि आप कहो कि सर एक्स अक्ष में होता तो क्या होता, तो एक्स अक्ष का भी मैं यहां पर बता देता हूं आपको। एक्स अक्ष में ये है, ये हमारा एक्स अक्ष था, ये वाई अक्ष है, ये हमने कहा जेड अक्ष है। एक्स अक्ष को बनाऊं तो ये इधर की ओर आएगा, ये प्लस एक्स अक्ष होगी, ये माइनस एक्स अक्ष होगी। इसमें यदि मैं बनाऊं तो ये इस प्रकार से बनेगा, ये। तो ये वाला हिस्सा क्या है, धनात्मक एक्स अक्ष, और ये वाला हिस्सा क्या है, ऋणात्मक एक्स अक्ष पर स्थित है। आप ये ऐसा कह सकते हैं। तो ये धन और ऋण इसके आवेशों को प्रदर्शित न करके इसके अक्षों की स्थितियों को प्रदर्शित कर रहे हैं कि अक्ष में ये धनात्मक स्थिति में या ऋणात्मक स्थिति में। काफी बच्चे इस बात को कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं यहां आपको बता रहा हूं। तो अब समझिए कि एक पी कक्षक एक दूसरे पी कक्षक के साथ जब हम कह सकते हैं कि अतिव्यापित होगा तो किस प्रकार से होगा, यह भी समझ लीजिए। यह पी कक्षक है, यह दूसरा पी कक्षक है। अब ये दोनों अतिव्यापित हो सकते हैं, यानी कि ये दोनों ऐसे मिल सकते हैं, ऐसे मिल सकते हैं। ये दोनों के धन धन जो हम कह सकते हैं सिरे हैं, आवेश नहीं बोलेंगे, धन धन सिरे हैं, आवेश हैं, ये आपस में मिल जाते हैं और ऋण ऋण आपस में मिल जाते हैं। तो ये अतिव्यापन संभव है। लेकिन यदि आप इसका उल्टा कर दें, उल्टा करने का अर्थ क्या हुआ, ये मैंने इस प्रकार से बनाया, ये हमारा हो गया धन, ये हो गया ऋण, और इसको उल्टा बना दूं यदि मैं ऐसा, ये यहां पर ऋण और यहां पर धन कर दूं, और तब मैं कहूं कि ये आपस में अतिव्यापित हो गए, इस प्रकार से अतिव्यापित हो गए। ये वाला सिरा इसका क्या था, धनात्मक, इसका क्या था, ऋणात्मक, इसका यहां पर ऋणात्मक और इसका क्या था, धनात्मक। तो ये जो है अतिव्यापन गलत है, ऐसा संभव नहीं हो पाता। केवल यही वाला क्या हो जाता है, संभव होता है। तो इसे कहते हैं धनात्मक अतिव्यापन, इसे कहते हैं ऋणात्मक अतिव्यापन। तो धनात्मक ऋणात्मक में आप ये भी कह सकते हैं ये धनात्मक है क्योंकि एक जैसे मिल रहे हैं, ये ऋणात्मक हो गया क्योंकि इनके विपरीत सिरे आपस में मिल रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। तीसरा एक और अतिव्यापन की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं शून्य अतिव्यापन। शून्य अतिव्यापन कैसे होता है, मैं यहां पर बनाना चाह रहा हूं इसे, यह है शून्य अतिव्यापन। शून्य अतिव्यापन में एक हमारे पास p ऑर्बिटल है इस प्रकार से, यदि इससे जुड़ जाए आकर के एक s ऑर्बिटल, ये वाला धन है, ये वाला ऋण है, ये वाला क्या है, धन। अब ये जो ये हमारा कौन सा है, ये p कक्षक है, ये हमारा s कक्षक है। तो ये जब एक p ऑर्बिटल से एक s ऑर्बिटल इस प्रकार से जुड़ता है तो इनके बीच में कोई अतिव्यापन नहीं हो रहा है, क्योंकि s देखिए उस जगह पर अतिव्यापित होने का प्रयास कर रहा है जो कि पहले से क्या है, नैरो है। तो इस प्रकार के अतिव्यापन को हम कहते हैं शून्य अतिव्यापन। तो आपकी एनसीईआरटी की किताब में 3 प्रकार के अतिव्यापन की बात करी गई है, धनात्मक अतिव्यापन, ऋणात्मक अतिव्यापन तथा शून्य अतिव्यापन। हमेशा जो अतिव्यापन होगा वो सिमेट्रिकल होगा, एक जैसी क्षेत्र में होगा। और आगे हम देखेंगे कि ये जो हमारे कक्षक होते हैं, जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, ये y अक्ष में भी होते हैं, x अक्ष में भी होते हैं, तीसरे जो होते हैं वो हमारे होते हैं z अक्ष पे। तो यदि कभी भी अतिव्यापन होगा तो x का x के साथ होगा अतिव्यापन, y का y के साथ होगा और z का z के साथ होगा। ऐसे नहीं होगा कि x वाला जो हम कह सकते हैं p ऑर्बिटल है वो y वाले p ऑर्बिटल्स के साथ अतिव्यापन कर ले, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया है, यहां पर कहा गया है कि सहसंयोजक बंध दिशा पर निर्भर करते हैं, इस दिशा पर निर्भर करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी भी दिशा में जोड़ दिया जाए, जैसे यहां पर हम देख रहे थे वैद्युत संयोजक बंधों में। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आपको क्या बात समझ में आई होगी, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं। लास्ट वाले टॉपिक में हमने यह समझा कि कक्षकों का अतिव्यापन कैसे होता है। 2s जो कक्षक है वो तो अपने को किसी भी डायरेक्शन में अतिव्यापित कर सकते हैं, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में घूम जाए, यहां घूम जाए, यहां घूम जाए, यहां घूम जाए, ऐसे पूरा का पूरा घूम सकते हैं, क्योंकि इनकी
दोनों की शेप क्या है, हम कह सकते हैं गोलाकार है, तो किसी भी दिशा में हम घूम सकते हैं। लेकिन पी कक्षकों में जो अतिव्यापन होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है। दूसरी बात, इसमें जो धन धन सिरे होते हैं वही आपस में अतिव्यापित होंगे और ऋण ऋण सिरे आपस में अतिव्यापित होंगे। विपरीत सिरे आपस में कभी भी अतिव्यापित नहीं हो सकते। धन के साथ ऋण की सिमेट्री नहीं बनने वाली है। लास्ट में हमने ये चीज समझी कि शून्य अतिव्यापन क्या होता है। यदि एक पी ऑर्बिटल्स के साथ एक एस ऑर्बिटल्स इस प्रकार से अतिव्यापित हो तो इसको हम कहते हैं शून्य अतिव्यापन। समीप तो आए हैं लेकिन अतिव्यापन नहीं हुआ। अब यहां पर एक बात और आपको समझनी है कि ये अतिव्यापन जितना अधिक होगा, ये जो बॉन्ड बनते हैं, आबंध बनते हैं, वो उतने अधिक शक्तिशाली होते हैं। मेरी बात को जरूर ध्यान रखना। अतिव्यापन ये यहां पर हो रहा है इस प्रकार से। यदि ये अतिव्यापन और अच्छा होता, ऐसे और ये ऐसे बन जाते, अतिव्यापित क्षेत्र बढ़ जाता, तो इसके तुलना में ये वाला जो बॉन्ड है ये अधिक शक्तिशाली होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है ना जैसे हाथ पकड़ने की तरह ही तो है प्यारे बच्चों। हाथ पकड़ रहे हैं, मान लेते हैं मैं किसी व्यक्ति को हाथ पकड़ा रहा हूं, तो हाथ पकड़ने का एक तरीका ये वाला है, बिल्कुल एक उंगली से उंगली टच हो गई, तो क्या इनके बीच में हम कहें स्थायित्व होगा? नहीं होगा। यदि हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऐसे की बजाय हम कह दें थोड़ा सा ऐसे करके पकड़ लिया जाए, ऐसे करके आ जाए, तो कुछ जोर बनेगा। यदि ये इस तरीके से बॉन्डिंग आ जाए तो और अधिक जोर होगा और अच्छे तरीके से पकड़ा जाएगा। इनके बीच में जो स्थायित्व होगा, जो फोर्स होगा, और अधिक शक्तिशाली होगा। ठीक है, यही बात हम यहां बॉन्डिंग में कर रहे हैं। अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड उतना अधिक शक्तिशाली होगा। तो इस बात को आप जरूर नोट कीजिएगा। एक बार आप इसे नोट कीजिए। अब हम यहां से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो मेन हमारा यहां पर है वो होता है सिग्मा बॉन्ड तथा पाई बॉन्ड। क्योंकि जब हम सहसंयोजक आबंधों की चर्चा करते हैं तो दो प्रकार के बॉन्ड वहां पर आते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब हम उसको करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने कक्षकों के अतिव्यापन को समझा। अब हम समझते हैं कि जब कक्षकों का अतिव्यापन होता है और उससे जो आबंध बनते हैं वह आबंध कितने प्रकार के होते हैं, और यह जो अतिव्यापन के प्रकार पर ही निर्भर है कि किस प्रकार से दो कक्षकों में अतिव्यापन हो रहा है। इसी आधार पर हम कहते हैं जो आबंध भी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो यहां पर इसी बात को लिख रखे हैं कि कक्षकों के अतिव्यापन और अतिव्यापन यानी कि ओवरलैपिंग, अतिव्यापन के तरीके के आधार पर किसके लिए कहेंगे हम? आबंध दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, इतना लिखने का मेरा पर्पस यह है कि हैंड टू हैंड आपके नोट्स भी तैयार हो जाएं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके सामने मैं जरूर लिखता हूं। मेरी कोशिश ये है कि ऐसा ना हो कि एक बार समझ में आ जाए फिर आप सोचो कि सर लिखा कैसे जाए। तो इन चीजों को मैं यहां पर लिख करके आपको समझा रहा हूं कि अतिव्यापन के तरीके के आधार पर आबंध दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसे हम कह देते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा आबंध, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार से। और दूसरा जो हमारा प्रकार होता है उसे हम कहते हैं पाई आबंध, और इसके लिए जो निशान आता है वो आप जानते हैं, ये इस प्रकार के पाई का निशान होता है। तो ये दो प्रकार के हमारे बॉन्ड हैं। अब यह इस बात पर निर्भर है कि जो अतिव्यापन हो रहा है कक्षकों के बीच में वो किस प्रकार का हो रहा है। उसी आधार पर आप क्या करेंगे, इनको डिफरेंशिएट करेंगे, इनको पहचानेंगे। तो सबसे पहला हम समझते हैं सिग्मा आबंध को। तो पहला हमारा जो आता है वह है सिग्मा आबंध, सिग्मा आबंध। अब ध्यान रखेंगे, सिग्मा आबंध का निर्माण केवल तभी होता है जब कोई दो कक्षकों के सिरे या हेड आपस में मिलते हैं, तब जो निर्माण होता है उसे हम कहते हैं सिग्मा आबंध। तो मैंने कहा जब दो कक्षकों का अतिव्यापन इस प्रकार से हो कि उनके
सिरे, जिसे इंग्लिश में हम हेड भी कह देते हैं, आपस में अतिव्यापित हो तथा उनकी अक्षें समान हो मतलब एक ही रेखा में हो। सीधे लिख लेते हैं, सिरे आपस में अतिव्यापित हो। बस इतने से ही मेरे को लग रहा है काम चल जाएगा। कहीं मैंने ये अक्ष के बारे में आपको यहां पर लिखा है और ऐसा ना हो आप कंफ्यूज हो जाओ। अब समझ भी लेंगे इसको किस प्रकार से। जब ये सिग्मा बॉन्ड बनता है तो ये कितने प्रकार से बनता है ये समझ लीजिए। सबसे पहला समझते हैं सिग्मा बॉन्ड एस एस कक्षक के अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो कैसे बनेगा? ये हमने पहला एस कक्षक ले लिया, ये हमारा एस कक्षक है। इसको थोड़ा यहां लिखते हैं क्योंकि अब हमें जगह की आवश्यकता पड़ेगी। ये एस कक्षक है, इसी के समीप में दूसरा एस कक्षक हम बना रहे हैं। ये इस प्रकार से है, ये भी है एस कक्षक। इन दोनों का जब अतिव्यापन हो रहा है तो ये जो बॉन्ड बनता है, इसी बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। एस में सबसे अच्छी बात देखिए ये है कि जो हमारा एस कक्षक होता है उस कक्षक का कोई हम कह सकते हैं हेड और कोई टेल नहीं होती, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। इसलिए किसी भी डायरेक्शन में ये क्या कर सकता है? ओवरलैपिंग हो सकती है। एक गोले पे दूसरा गोला ओवरलैप कर रहा है, यहां से करे, यहां से करे, नीचे से करे, ऊपर से करे, दाएं से करे, बाएं से करे, ये हमारी ओवरलैपिंग होगी। तो ये एस कक्षक और एस कक्षक की जो ओवरलैपिंग होगी उससे जब भी निर्माण होगा तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का ही निर्माण होगा, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। पहली बात। दूसरी बात, हम कहें एस पी कक्षक। एसपी कक्षकों से क्या होगा? अब एक एस कक्षक बनाते हैं और एक पी कक्षक बनाते हैं। तो मैंने इस तरीके से बनाया, मान लेते हैं ये हमारा हो गया एस कक्षक, ये है एस कक्षक, और इसमें ओवरलैपिंग हो रही है पी कक्षक की। तो पी कक्षक को मैं इस प्रकार से बना रहा हूं, ये पॉजिटिव सिरा, ये इसका ये भी पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव सिरा। आवेश नहीं है, बता चुका हूं आपको पहले, केवल ये उनकी अक्षों के धनात्मक हिस्से को ऋणात्मक हिस्सों को प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो हमारी ओवरलैपिंग हो रही है यहां पर, यही जो होगी ये एस और पी कक्षक का अतिव्यापन है। और यहां पर जो बॉन्ड बनती है वो हमारी कौन सी बॉन्ड होती है? सिग्मा बॉन्ड। ये एस कक्षक है और ये वाला हमारा है पी कक्षक। तो एक एस कक्षक हो एक पी कक्षक हो, यह जब आपस में मिलेंगे, और मिलेंगे कैसे? इसका सिरा और इसका सिरा, इन दोनों के जो हेड हैं वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, अतिव्यापित हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये इस एस कक्षक को आप ले जाकर के यहां बीच में लगा दीजिए, तब नहीं काम करेगा। तो इस प्रकार का जो अतिव्यापन है वह हमारा कौन सा होगा? एसपी कक्षक का अतिव्यापन है। और इससे जो आबंध बनेगा, बॉन्ड बनेगा, वो कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड ही होगा, पाई बॉन्ड नहीं होगा। तीसरे सिग्मा बॉन्ड की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है ये भी समझ लीजिए। तीसरी हमारी होती है पीपी कक्षक। पी कक्षक, पीपी कक्षक। तो पीपी कक्षक में कैसा आएगा? हमने कहा ये हमारे पास पहला एक सिग्मा बॉन्ड है, एक ये पहले सिग्मा बॉन्ड है, इसी के बगल में हमने एक दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना दिया, ये बना दिया। तो ये जो ओवरलैपिंग है, यह ओवरलैपिंग ही पीपी कक्षक की अतिव्यापन कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, ये ऋण जो हिस्से हैं ये किनारों पर हैं और ये वाले हिस्से दोनों के क्या है? धनात्मक हैं। ये हेड टू हेड इनमें क्या हो रहा है? अतिव्यापन हो रहा है। दोनों के सिरे आपस में मिल रहे हैं, और जो सिरे मिल आपस में अतिव्यापन जिनमें होगा वह भी कैसा अतिव्यापन होना चाहिए? हम कह सकते हैं वो धनात्मक हिस्सों का होना चाहिए। धनात्मक से ऋणात्मक नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको इससे पहले बता चुका हूं कि धनात्मक अतिव्यापन, ऋणात्मक अतिव्यापन, शून्य अतिव्यापन, तो ऋणात्मक अतिव्यापन काम नहीं करेगा। यहां इस प्रकार का अतिव्यापन होना चाहिए। इससे भी जो हमारा बॉन्ड बनता है वह भी हमारा होता है सिग्मा बॉन्ड बनता है इनके बीच में। तो मुझे लग रहा है अब आपको सिग्मा बॉन्ड अच्छे से समझ में यहां पर आ गया होगा। अब हम यहां पर समझते हैं पाई बॉन्ड को। दूसरा जो बॉन्ड बनता है वो बनता है हमारा पाई आबंध। जो पाई आबंध बनता है इसकी खास बात होती है कि इसमें
जो दोनों कक्षक होते हैं वो एक दूसरे के समांतर होते हैं, और तब यदि अतिव्यापित हो तब हम कहते हैं पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। और ऐसी भी संभावना है कि दूर से ही एक दूसरे को इंटरेक्ट करके भी क्या करते हैं, पाई बॉन्ड बना लेते हैं। दोनों स्थितियों को समझते हैं। तो हमने कहा यह जब आपस में मिलेंगे पाई बॉन्ड बनाने के लिए दो कक्षक, तो हमेशा उनके क्या होंगे, हम कह सकते हैं वो एक दूसरे के समांतर होंगे, उनकी जो अक्षय होंगी वो समांतर होंगी। अब आप कहोगे सर अक्षय कहां से आई, तो देखिए इस किसी भी कक्षक की यहां पर यदि हम ये बना लें, ये एक पाई बॉन्ड बनाए, ये एक पी यहां पर बनाया, और इसी के साथ में इसका यदि अक्ष बोलूं तो ये इसकी अक्ष हो गई एक प्रकार से। तो इसकी ये वाली जो अक्ष है वो दूसरे के साथ, इसके साथ ये इसकी अक्ष है, यह दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं इनकी अक्षें। इस प्रकार से इनके सिरे आपस में अतिव्यापित नहीं हो रही, ये हेड टू हेड नहीं है, ये एक दूसरे के समांतर खड़े हैं, इसी प्रकार से आ गए। तो इस प्रकार से जो आबंध बनता है वह हमारा कैसा आबंध होता है, पाई आबंध बनता है। और ध्यान रखना जो पाई आबंध बनता है वो केवल पी पी कक्षकों के अतिव्यापन से ही बनता है। यह केवल पी पी कक्षकों की अक्षों के समांतर अतिव्यापन से बनता है। तो इन दोनों की अक्षय क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहां पर हम कहते थे हेड टू हेड, सिरे सिरे आपस में मिलते थे, यहां पर सिरे से सिरा नहीं मिल रहा है, दोनों साइड में मिल रहे हैं। जैसे आपको करते हो ना, नमस्ते करते हो आपस में इस प्रकार से हाथ जोड़ करके, ये उस प्रकार की नमस्ते है। और एक जो दूसरी हमारी होती है, लोगों के मिलने के प्यारे बच्चों अलग अलग तरीके होते हैं ना, तो देखिए एक तरीका क्या है, एक आदमी दूसरे आदमी से मिला तो हैंडशेक कर लिया, इस प्रकार से ये हेड टू हेड है। इससे किसका निर्माण हो रहा है, इससे हो रहा है हमारे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण। एक का हेड दूसरे के हेड से ऐसे मिल रहा है, तो ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। और जब हम कहते हैं पाई बॉन्ड बन रहा है तो ये बिल्कुल नमस्ते वाला है कि ये बिल्कुल पूरी की पूरी अक्ष इस अक्ष के समांतर आ रही है। और तब यदि हम कहें अतिव्यापन हो तो इस अतिव्यापन को हम कहेंगे पाई आबंध, नमस्ते वाला। और ये वाला हैंडशेक वाला, हाथ मिलाने वाला, ये हमारे बॉन्ड हो गए दोनों के दोनों। अब बात आती है कि इन अतिव्यापन को तो हम समझ गए, अब इन दोनों में से कौन सा अधिक शक्तिशाली होगा, लो लास्ट हमारा पॉइंट है। तो ध्यान रखना, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग में, अतिव्यापन में अधिक हिस्सा अतिव्यापित होता है। मैंने अभी आपको बताया था अतिव्यापन, क्योंकि ये दोनों ही घटनाएं अतिव्यापन से संबंधित हैं, दोनों आबंध, चाहे वो पाई हो चाहे सिग्मा हो। अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना अधिक शक्तिशाली होगा, पहली बात। दूसरी बात, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पाई आबंध है, ये पाई आबंध केवल तब ही बनता है, ये तब ही संभव है जब इससे पहले सिग्मा बॉन्ड बन चुका हो। तो ये पाई बॉन्ड इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि यह आत्मनिर्भर हो, यह निर्भर करता है, डिपेंड करता है किस पर, सिग्मा बॉन्ड पर। जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक पाई बॉन्ड का निर्माण नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में कंपैरिजन करें तो हम कह सकते हैं जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो अधिक शक्तिशाली होते हैं पाई बॉन्ड की तुलना में, क्योंकि इनमें जो अतिव्यापन का जो क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र, ये इस पाई बॉन्ड से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस दो बातों को हम यहां पर लिख रहे हैं। पहला, सिग्मा आबंध पाई आबंध से अधिक शक्तिशाली होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में जो अतिव्यापन का जो क्षेत्र है वो ज्यादा होता है, ज्यादा एक दूसरे के अंदर अतिव्यापित हुए रहते हैं। दूसरी बात, हमने कहा पाई आबंध केवल तब बनते हैं जब सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा आबंध बन चुके हों।
जबकि पाई आबंध, सिग्मा आबंध को बनने के लिए पाई आबंध की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि पाई बॉन्ड यदि बनेंगे तो उसके लिए आवश्यक शर्त है कि सिग्मा बॉन्ड पहले से बने होने चाहिए। दूसरी बात, सिग्मा बॉन्ड कभी भी बन सकते हैं, उसके लिए आवश्यक नहीं है कि पाई बॉन्ड बने ही हो। तीसरी बात, ये जो पाई आबंध हैं यह केवल तभी बने, क्योंकि ये पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब सिग्मा बॉन्ड बन चुका हो। तो ये केवल तब बनते हैं जहां पर डबल बॉन्डिंग होती है, दो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझा होता है। यदि एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो आप समझ सकते हैं वहां सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जहां दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा वहां आप समझ सकते हैं एक सिग्मा बॉन्ड बनेगी और एक क्या बनेगी, पाई बॉन्ड बनेगी। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहां एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक ले लेते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन का एग्जाम्पल, O2 का। हम जानते हैं O का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Z बराबर कितना होता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो ये होगा 1s2 2s2 फिर होगा 2p6, इस तरीके से होगा। ये हो गया हमारे पास 1s2 2s2 और 2p6। हाँ बिल्कुल, नहीं प्यारे बच्चों ये गड़बड़ कर दिया हमने, ऐसे करना है इसको 2p4, क्योंकि अभी हो गया 2 और 2 4 और 4 8। इसमें 1s2 को तो आप छोड़ दीजिए, हम 2s2 और 2p4 की बात करते हैं। और 2p4 में हम यहां पर देखते हैं कि ये जो p4 है ये कैसा है, इस p की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये p इस प्रकार से होता है, इसको कहते हैं px, यहां कहेंगे py और ये होता है pz। तो px कैसा है, ये 3 खाने बना दिए। इसमें 4 है तो हमने कहा था इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम क्या है, हुंड का नियम कहता है पहले सब में एक इलेक्ट्रॉन भरो, एक एक एक। तो p के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3, एक एक्स अक्ष में, एक वाई अक्ष, एक जेड अक्ष में। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां जाएगा विपरीत दिशा में। तो कौन कौन से हम कह सकते हैं कक्षक जो हैं वो अतिव्यापित हो सकते हैं, जो हमारे क्या हों, आधे भरे हुए हों। ध्यान रखना, अतिव्यापन केवल तभी होगा यदि कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं होंगे, तभी अतिव्यापन होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो इन दो कक्षकों में क्या होगा, अतिव्यापन होगा, वाई तथा जेड में। अब वाई तथा जेड में कैसे होगा, तो अब हम बनाते हैं ओ का स्ट्रक्चर। तो ओ का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं। ये हमारी एक एक्स अक्ष हो गई, ये हम ले लेते हैं वाई अक्ष ले लेते हैं, और ये वाली हम ले लेते हैं जेड अक्ष। तो अब ये px py pz, तो या इसको ऐसा ले लेते हैं, ये हमारी हो गई x अक्ष, ये y अक्ष है और ये वाली z अक्ष है। ऐसे मेरे ख्याल से ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब ये px वाली कौन सी है, इसको इस तरीके से बनाएंगे, ऐसे बन गया ये px। py वाला कैसे बनेगा, और pz वाला कैसे बनेगा, ये बन गया। ये x वाला, ये y वाला, ये x, ये y और ये z। तो x तो पूर्ण है, x को आवश्यकता नहीं है। किस किस को भरना है, y तथा z को भरना है। किसके साथ भरेंगे, ये O2 है, एक ऑक्सीजन के समीप दूसरा ऑक्सीजन वाला आ रहा है। तो क्या करेंगे ये ऑक्सीजन, ये देखिए ये z वाला दूसरे वाले के साथ, ये इस तरीके से मैं दूसरा बना रहा हूं यहां पर। अब दूसरे वाले में भी क्या होगा, यहां पर हम अक्षय ले लेते हैं। तो पहला वाला तो इस तरीके से मैंने बना दिया। प्यारे बच्चों डायग्राम में थोड़ी सी 19-20 हो सकता है, लेकिन आप समझेंगे तो पूरा समझ में आएगा। तो ये कौन सी अक्ष वाली है, ये जेडी अक्ष है। ये पहला ऑक्सीजन का परमाणु है। अब मैं दूसरे का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, दूसरा बना ले हम वाई वाई वाला। तो ये वाई वाई कैसा होगा, ये इस दिशा में होगा वाई, तो वाई का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ये y का स्ट्रक्चर हो गया। और तीसरा कौन सा है, z का, z का बिल्कुल सीधा ये। तो z तो सॉरी ये वाला x वाला, ये z है, ये y है, और ये वाला हमारा कौन सा वाला है, x वाला। तो हमने कहा x तो क्या है, पूरा भरा हुआ था, तो x को छोड़ दीजिए। अब अतिव्यापन किस किस के बीच में होगा, देखिए z के बीच में हेड टू हेड, यानी कि दोनों के हम कह सकते हैं सिरे आपस में मिल रहे हैं। यहां पर मिल रहे हैं ना ये दोनों सिरे, तो दोनों सिरे कहां पर होते थे, यहां पर देखिए p कक्षक में इस हेड टू हेड यदि हो तो कौन सा बॉन्ड बनता था, सिग्मा बॉन्ड बनता था। तो यहां पर ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये अतिव्यापन हो गया।
तो कौन सा बॉन्ड बनेगा यहां? सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए पाई बॉन्ड कहां बनेगा? ये जो y कक्षक है ये वाला, ये y कक्षक क्या है? यह भी आधा भरा हुआ है। तो इसमें क्या होगा? ये वाला y कक्षक इस वाले y कक्षक के साथ बॉन्ड बनाएगा, और इसके नीचे वाला सिरा ये वाला, ये भी क्या करेगा? इस वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये x पूरा भरा हुआ था, इस x का हम क्या करें कि आपको ये समझ में आ जाए, पूरा भरा। इसमें लिख लेता हूं पूरा भरा, पूरा भरा हुआ ये x, तो इसको किसी की आवश्यकता नहीं है, जैसे हमने यहां पर दर्शाया था। y और z आधे भरे हुए थे, दोनों p कक्षक हैं, तो इनमें ओवरलैप हो रही है, y से, और ये वाला नीचे वाला y का नीचे वाला सिरा y से, और जबकि z वाले को हेड टू हेड हो रहा है, तो यहां पर बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और ऊपर में कौन सा बनेगा? यहां हेड टू हेड तो नहीं हो रहा है, तो ये कैसा बॉन्ड बनाएंगे? ये बनाएंगे हमारा, जिसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड। तो ऑक्सीजन में यदि बनाएं O पे डबल बॉन्ड बने, तो ये नीचे वाला हो जाएगा हमारा, हम कह सकते हैं एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और दूसरा कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर आप चाहो तो हम एक और एग्जाम्पल से आपको समझा सकते हैं, और वो काफी अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि है नाइट्रोजन का, यानी कि N2 गैस का। उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम यहीं पर मिटा करके आपको वो चीज दिखा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं नाइट्रोजन का। तो हम अब एग्जाम्पल ले रहे हैं N2 का। N2 में आप जानते हैं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक हमारा होता है, Z का मान होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि देखें तो 2,5 होता है। यदि कक्षकों के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं 1s2, फिर होता है 2s2, और साथ में आ जाता है 2p3। अब 2p3 है, इस s कक्षक तो पूरा भरा हुआ है, इस p कक्षक को समझिए। इसमें ये 3 हो गए, ये x, ये y, ये z, s x y z। क्योंकि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जाएंगे, 1 1 1। तो यहाँ तीनों कक्षक x y z, यह तीनों के तीनों क्या है? हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं है, तो इन्हीं में क्या होगा? अतिव्यापन होगा। अब जब नाइट्रोजन के 2 परमाणु एक दूसरे के समीप आते हैं, तो किस प्रकार से अतिव्यापन होता है, यह समझिए। तो यहां पर फिर से हम क्या कर रहे हैं? एक्स वाई जेड सिमेट्री के रूप में इसको ले रहे हैं। तो पहला हमने इस प्रकार से बना दिया, ये मान लेते हैं हमारी एक्स अक्ष है, या जैसे हमने पहले लिया था इसको आप जेड ही ले लीजिए, आप कंफ्यूज ना हो। ये वाली अक्ष हमारी कौन सी होगी? वाई। ये वाली अक्ष हमारी कौन सी होगी? हम कह सकते हैं ये हमारी होगी एक्स अक्ष। ठीक इसी प्रकार से हम यहां पर भी बना लेते हैं, ऐसे, इसको ऐसे ले जा लेते हैं, ऐसे। यहां पर थोड़ा सा मिटा के थोड़ा अलग इनको कर रहे हैं। अब इसमें कक्षक बनाते हैं। सबसे पहले ये वाला कौन सा था? हमारा जेड अक्ष था। तो जेड अक्ष पे कक्षक इसका कैसे होगा? इस प्रकार से हमने एक कक्षक बना लिया। ये नाइट्रोजन का पहला परमाणु है, ये नाइट्रोजन का दूसरा परमाणु है। इनके पी जो हमारे कक्षक है उनमें अतिव्यापन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एन और एन ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं आपस में, तब किसका निर्माण करते हैं? N2 का निर्माण करते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनती है, कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, ये समझा रहा हूं। तो ये हमारा जेड कक्षक हो गया, ये हमारा ये इस प्रकार से Y हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? X हो गया। अब ऐसे यदि दूसरे परमाणु में बनाएं तो ये हमारा उसका क्या हो गया? Z हो गया। अब दोनों में क्या होगा? अतिव्यापन होगा। तो अतिव्यापन किस प्रकार से होगा? ये इस प्रकार से अतिव्यापन होगा। तो ये हिस्सा दोनों में अतिव्यापित हो गया। जब ये हिस्सा अतिव्यापित हो गया, ये क्या है? हेड टू हेड, दोनों के सिरे आपस में मिल गए। तो अब इनमें जो P है वो हेड टू हेड नहीं मिल सकते। आप खुद ही समझ लीजिए, इनके बीच में ये आ गया। अब ये कहां यहां से यहां तक पहुंच जाएगा? ये वाला X वाला कहां यहां तक X वाले तक पहुंच जाएगा? इनको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ये था X, ये था Y, ये था Z, और यहां पर इसको लिख लेते हैं। ये हमारा था X, ये था Y, और ये वाला था Z। तो हमने कहा ये Y के साथ ओवरलैप होगा। तो कैसे होगा? इसको बनाएं, ये बना लिया हमने, ये इस तरीके से। और X वाला कैसे होगा? ये इस प्रकार से होगा। तो यदि Z Z
एक दूसरे के सिरों से सिरे मिल गए, यानी कि सिरों से सिरे मिलने के कारण कौन सा बॉन्ड बनेगा, हम जानते हैं सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहां पर हमने आपको यह समझाया है, पी यदि ऐसे ऐसे कक्षक मिले, हेड टू हेड मिले, सिरे सिरे आपस में मिल जाएं, तो ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पर क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। अब ये वाला कक्षक भी खाली है, ये वाला कक्षक भी खाली है, इसका भी ये कक्षक खाली है, ये कक्षक खाली है, तो ये भी क्या करेंगे, अतिव्यापन करके बॉन्ड का निर्माण करेंगे। तो Y से Y का निर्माण होगा, ये Y की तरफ चल गया, ये Y ने Y के साथ बॉन्ड बना ली। ऐसे ही नीचे की ओर Y ने Y के साथ बॉन्ड बना ली, तो Y कौन सा, ये वाला, और इसका Y कौन सा, ये वाला। इस Y ने Y के साथ बॉन्ड बना ली, ये बन गई। इसी प्रकार ये X वाला है, ये भी खाली है, यहां पर देखिए X में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अतिव्यापन करेगा। तो ये किसके साथ बनेगा, X के साथ। ये इस प्रकार से अतिव्यापन करेंगे, और नीचे की ओर ये इस प्रकार से। तो ये कौन सा बीच बना, सिग्मा बॉन्ड। ये हेड टू हेड नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा हमारा पाई बॉन्ड। नीचे भी ये वाला क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ये वाला कौन सा बॉन्ड बनेगा, यह भी हमारा पाई बॉन्ड बनेगा, और ऊपर भी ये वाला भी क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसमें एक यदि आप कहते हो कि सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो दो क्या होंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। ये सिग्मा है तो ये वाला भी पाई होगा, और ये वाला भी पाई होगा N और N के बीच में। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो आपस में मिल रहे हैं, लेकिन ये वाला X इस वाले X से कहां चिपक रहा है, कहां अतिव्यापन हो रहा है, जैसा कि आपने यहां बनाया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी यह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और हम कहते हैं ये अतिव्यापित हो रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि यदि आप दूर से किसी को कह दो हाय हेलो, संपर्क साधने वाली स्थिति कह दो कि हाँ हेलो, तो क्या हो गया, एक प्रकार से कॉन्टैक्ट तो हो गया ना। साथियों, ने आपको क्या कहा, ये वास्तव में आपस में मिल रहे हैं, अतिव्यापित कर रहे हैं सिरों से मिल करके। इसलिए ये जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है, ये अधिक शक्तिशाली होता है किसकी तुलना में, पाई बॉन्ड की तुलना में। देखिए पाई बॉन्ड तो हम कह सकते हैं अतिव्यापन पहले तो फिजिकली इस स्टेज में हो ही नहीं रहा है, यदि किसी कंडीशन में होगा भी तो बहुत सूक्ष्म अतिव्यापन होगा। इसीलिए यहां कहा गया है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से अधिक शक्तिशाली होते हैं, यही कारण है इसका। और साथ में मैंने यह बता दिया कि पाई आबंध केवल तब बनते हैं जब सिग्मा आबंध बन जाए। जब तक इनके बीच में ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकते। आप कह लो कि सर यहां पर भी आप पाई आबंध बना लो, लेकिन बनेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों सिरे पहले आपस में मिलेंगे, तो जब हेड टू हेड मिलेंगे तो इसलिए क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। तब यह और यह आपस में मिल करके कक्षकों को पूरा करने के लिए अति व्यापित होंगे, भले ही दूर से हों। इसी प्रकार ये होंगे। अब आप कहोगे सर कैसे हों, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी तो थोड़े मूव कर सकते हैं ना। इलेक्ट्रॉन कोई फिक्स है कि वहीं घुसे रहेंगे, रहना तो कक्षक के अंदर ही है उनको, मतलब हम कह सकते हैं परमाणु के अंदर ही रहेंगे, अणु के अंदर। तो ये क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। इसी प्रकार XX, इसी प्रकार YY भले ही दूर हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनों को भेज करके उन्होंने क्या कर लिया, एक बॉन्ड बना लिया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम इसको समझ सकते हैं। तो आज हमने यह समझा कि कक्षकों का अतिव्यापन क्या होता है, कक्षकों के अतिव्यापन की क्या खास बातें हैं। जैसे हमने बताया ये जो सहसंयोजक बंध बनते हैं ये दिशात्मक बनते हैं, इनकी दिशाएं होती हैं। अब आप यहां पर देख भी सकते हैं, ये दिशाएं बदल नहीं सकते। जैसे कि हम कह सकते थे, जैसा कि हमने वहां पर उसमें बताया था, आपको इससे पहले वाले में बताया था वैद्युत संयोजक बंध में, वहां दिशाओं को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां ये दिशाएं नहीं बना सकते, बदल नहीं सकते, इसलिए ये दिशात्मक होते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करते हैं। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।